हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका CRM के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि CRM के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर CRM का इम्पैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए CRM के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तहत होता क्या है कि मतलब बैंक जो है अपने कस्टमर को अच्छे से जानता है, जिसकी वजह से वो एक मतलब सही प्रोडक्ट उसको ऑफर कर पाता है। तो प्रॉफिट पर उससे फ़ायदा ये होता है कि बैंक को प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो एन इफेक्टिव CRM इम्प्लीमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग विल बेनिफिट बैंक इन मोर देन वन वे। तो अगर हम अच्छे से CRM को कोई बैंक इम्प्लीमेंट कर लेता है रिटेल बैंकिंग में, CRM को कोई अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट बैंक करता है तो उसे एक से ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो ये हैं। पहला, इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल फॉर बैंक। तो अगर आपके बैंक में CRM प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है फ्रेंड्स। ओके, और क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल भी बढ़ता है बैंक के लिए। अगर आप अपने कस्टमर को जान जाएंगे तो उसे सही प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, तो क्रॉस सेलिंग भी आपको मौका मिलता है CRM की वजह से। हेल्प्स द बैंक टू ड्राइव इंक्रीज शेयर ऑफ वॉलेट फ्रॉम कस्टमर। तो मतलब ऐसे कहने का ये हुआ कि कस्टमर का वॉलेट है, पर्स है, पहले उसने एक लोन ले रखा था, अब आपने उसको एक लोन, एक म्यूचुअल फंड, एक इंश्योरेंस, काफ़ी सारे प्रोडक्ट और बढ़ा दिए। तो कुल मिलाकर के उसके वॉलेट में बैंक का जो शेयर है वो बढ़ गया, अर्निंग बढ़ गई एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अगर CRM होगा तो उससे जो है इन्हेंस द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ बैंक की जो ऑपरेशनल इफिशियंसी होती है वो भी CRM से बढ़ती है। CRM होने से ऑपरेशनल इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी? जब आप CRM यूज करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करना है। इससे आपका समय बचेगा, ऑपरेशनल इफिशियंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, सही कस्टमर को आप टारगेट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, हेल्प्स टू टेक एंड कंपटीशन एज CRM रिजल्ट इन मोर कस्टमर फोकस एंड रिटर्न्स, ठीक है। तो CRM, चूँकि रिटेल बैंकिंग में हर बैंक अपने इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को उसको कैप्चर करना है, तो CRM जो है हेल्प कहाँ करता है, हम कस्टमर पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और अपने कस्टमर को होल्ड कर पाते हैं, नए कस्टमर को भी हम जोड़ पाते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये CRM हेल्प करता है क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग में भी हमें फ़ायदा करता है CRM फ्रेंड्स। ओके, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस थ्रू इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिमोट डिलीवरी चैनल। तो क्या होगा कि जब आप CRM यूज करेंगे तो जितने भी रिमोट डिलीवरी चैनल है, रिमोट डिलीवरी चैनल मतलब हमने फ्रेंड समझा था आपका ATM हो गया, IBS इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, है ना, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आपका ATM हो गया और UPI वगैरह हो गया। जो भी रिमोट डिलीवरी चैनल का मतलब ये हो गया, जो ब्रांच के अलावा, फिजिकल प्रीमाइसेस के अलावा जो भी चैनल हैं वो सारे आपके रिमोट डिलीवरी या वर्चुअल डिलीवरी चैनल कहलाते हैं। तो इफेक्टिव इंटीग्रेशन होता है, ये सभी डिलीवरी चैनल कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं और इससे ये सारा कुछ CRM की वजह से ही हो पाता है, एक तरीके से कह सकते हैं। हेल्प टू मैनेज मल्टी डिलीवरी चैनल इन अ बेटर वे टू अडॉप्ट एंड मेंटेन यूनिफॉर्म सर्विस स्टैंडर्ड अक्रॉस चैनल। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हेल्प कैसे कर रहा है, मल्टी डिलीवरी जो चैनल्स हैं फ्रेंड्स, आपका चाहे फिजिकल चैनल हो चाहे वर्चुअल चैनल हो, ठीक है, उनको एक साथ मैनेज करने में और यूनिफॉर्म सर्विस स्टैंडर्ड, मतलब कहने का चाहे ब्रांच में कस्टमर आए, चाहे इंटरनेट बैंकिंग का यूज करे, चाहे मोबाइल बैंकिंग का यूज करे, चाहे ATM का यूज करे, हर जगह जो है जो सर्विस का हमारा स्टैंडर्ड है वो एक जैसा, उसे यूनिफॉर्म मिलना चाहिए और मिलता है। इनेबल्स टू अचीव सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो टारगेटेड अक्रॉस फंक्शंस इन डिलीवरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, सीमलेस इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है CRM होने की वजह से। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर हमारी अच्छे से मेंटेन है तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि CRM का बेसिक पर्पज ये होता है कि जो डेटाबेस है, जो फंक्शन है, जो भी वैल्यू है CRM की, वो एक साथ पूरे बैंक के सभी एम्प्लॉय को अवेलेबल होना फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अगला फायदा है रिजल्ट इन बेटर रिलेशनशिप मार्केटिंग एज कस्टमर सेगमेंट्स आर बेटर टारगेटेड बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल इन CRM, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, बेटर रिलेशनशिप मार्केटिंग में हमें फ़ायदा करता है CRM, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कस्टमर को सेगमेंटेशन कर देते हैं, बांट देते हैं सेगमेंट्स में, ठीक है, और फिर हम अच्छे से टारगेट कर पाते हैं कस्टमर को। जैसे हमने ये देख लिया कि कितने ऐसे कस्टमर हैं
जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा महीने में है। अब अगर 1 लाख से ज़्यादा इनकम जिनकी है तो उनको जो है जो भी हम प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं वो प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, करेंगे हम उन्हें, है ना। ये 1 लाख से ऊपर हमने चूंकि सेगमेंटेशन कर लिया। अब उसी जगह पर अगर आप ऐसा सेगमेंटेशन ना करें और किसी की तनख्वाह 20,000 रुपये महीने है, आप उसको 1 लाख से ऊपर वाला अगर जो इनकम वाले प्रोडक्ट होंगे उनको ऑफर करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है फ्रेंड्स। ओके, तो द CRM इज यूजफुल टूल फॉर मोर कैलिब्रेटेड अप्रोच टू कस्टमर सेगमेंटेशन एंड डिजाइन एंड ऑफर मोर रेलेवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर टारगेटेड सेगमेंट। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं हम कि CRM एक यूजफुल टूल हो सकता है जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर का सेगमेंटेशन करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट और जो है सर्विसेज ऑफर करते हैं जो कि रिलेवेंट हो जो है सेगमेंट के लिए, जिस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके के कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप एजुकेशन लोन ऑफर कर रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट हैं आप उन्हीं को ऑफर करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट जैसे मान लीजिए अगर IIT है, स्पेशली IIT के स्टूडेंट हो गए, अगर हम उनको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, बेटर प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे जो कि केवल इसी टाइप के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। ओके, तो CRM will definitely enhance the customer value to bank and also profitability to the bank। ठीक है, तो CRM क्या करेगा, कस्टमर वैल्यू को इंक्रीज करेगा, मतलब कहने का कस्टमर को जो भी सर्विस वगैरह मिलेगी उसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी, उसको प्रॉफिट होगा कुल मिला करके, और हमें बैंक को भी एज ए पैरेलली प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स हमारी, जो है हमने जाना किसके बारे में, CRM के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स वो ये पूछा जा सकता है कि CRM के फायदे क्या क्या हो सकते हैं और इनमें से कौन सा CRM का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम कि CRM के बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो ये हैं कि एक तो ये कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है, क्योंकि CRM के थ्रू हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली हमने आइडिया यही जाना था ना कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए आप मुझसे टेलीफोन पर बात करते हैं, तब मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूं, आप मुझे ईमेल करते हैं, वहां से आपकी ईमेल आईडी ले लेता हूं, आपने ऐप में रजिस्टर किया, मैंने वहां से आपकी जानकारी निकाल ली, आपने यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब किया, या जहां से भी जानकारी मुझे मिली, मैंने क्या किया, एक डेटाबेस तैयार कर लिया। उस डेटाबेस के बेसिस पर मुझे ये पता चल जाता है ना पर्टिकुलरली कि जैसे मान लीजिए आपने BFM में इंटरेस्टेड हैं या किस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से मैं आपको प्रोडक्ट ऑफर करता हूं। और जब मैं आपको आपके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करता हूं तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली होता है फ्रेंड्स। ओके, प्लस क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल भी हो जाता है। क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल ऐसे होगा कि जब अगर आप एक प्रोडक्ट आपने हाउसिंग लोन ऑफर किया तो अब आपको ये आइडिया लग गया ना कि कस्टमर अच्छा है, तो आप उसको जो है पैरेलल में इंश्योरेंस वगैरह भी ऑफर करते हैं, आप म्यूचुअल फंड के लिए भी उसको बोलते हैं, गोल्ड लोन के लिए बोलते हैं, सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड वगैरह ले सकता है। तो इस तरीके से क्रॉस सेलिंग भी आपको मौका मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कस्टमर के साथ में कैसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगला बेनिफिट ये होता है कि जो कस्टमर का जो वॉलेट है उसमें बैंक का जो शेयर है वो बढ़ जाता है। पहले एक ही प्रोडक्ट लिया होता है कस्टमर, फिर धीरे धीरे हम उसको और भी प्रोडक्ट ऑफर कर देते हैं। ये ऑपरेशनल इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। CRM के फ़ायदा ये होता है कि जैसे हमने देखा था ना कि मतलब ये ऑटोमेटिक मार्केटिंग करता है, यानी ऑटोमेटिक ईमेल जो है मटेरियल, किसी ने अगर हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट दिखाया, 10,000 कस्टमर ने हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट दिखाया, तो इसने ऑटोमेटिकली जो भी मार्केटिंग मटेरियल है उसको ऑटोमेटिकली भेज दिया, या कस्टमर को जो आपका कस्टमर कॉल सेंटर होता है वहाँ से ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड कॉल चली गई कि हमारे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में भी फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। ओके, कंपटीशन भी हम टेक ओवर कर सकते हैं, दूसरे बैंकों के साथ में हम अच्छा खासा कंपटीशन ले सकते हैं, क्योंकि CRM अगर हमारे पास में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम कस्टमर पर फोकस रखेंगे और उन्हें होल्ड कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, और नए कस्टमर भी हम जोड़ पाते हैं। क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट की हम कर सकते हैं, ये बात हमने पहले ही जान ली है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद जो ये रिमोट डिलीवरी चैनल होते हैं, इससे इसको यूज करके हम जो है कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस इम्प्रूवमेंट दी जा सकती है। कस्टमर को ब्रांच में ना ला करके हम रिमोटली उसको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ओके, इट हेल्प्स इन मैनेज मल्टी डिलीवरी चैनल, बेटर वे टू अडॉप्ट एंड मेंटेन यूनिफॉर्म सर्विस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये भी रहती है इससे मल्टी डिलीवरी चैनल को एक साथ में मैनेज किया जाता है अच्छे तरीके से, और जो हमारी कोशिश यही रहेगी कि CRM होने का फ़ायदा भी हम यहाँ पर उठाएंगे कि हम यूनिफॉर्म सर्विसेज हर चैनल पर ऑफर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ATM हो, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे UPI हो, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म को कस्टमर या चैनल को यूज करना चाहे। इसमें सीमलेस इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। ठीक है, CRM का यूज करने से हम जो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो प्रॉपरली होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें फ्रेंड्स। ओके, रिजल्ट इन बेटर रिलेशनशिप मार्केटिंग, क्योंकि हम कस्टमर सेगमेंट को बेटर तरीके से टारगेट कर पाते हैं, इसलिए हमारी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि CRM में जो डेटा अवेलेबल होता है उसके आधार पर ही हम
एक पर्टिकुलर टारगेट बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन लोन वाले स्टूडेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सीआरएम एक यूजफुल टूल हो सकता है जो कस्टमर सेगमेंटेशन अप्रोच को अप्लाई अगर करता है तो हम क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, टारगेटेड सेगमेंट के लिए होती हैं, तो उससे बेनिफिट निकल करके आता है फ्रेंड्स। ओके, जैसे हाउसिंग लोन में हमने देखा कि ऐसे कस्टमर जिनकी साल की इनकम 50 लाख रुपए है, अब हम हाउसिंग लोन के ऐसे प्रोडक्ट ऑफर करेंगे जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ के हों और अच्छी स्कीम वाले हों, अच्छे बेनिफिट्स के साथ में आए। तो हम यहाँ पर एक तरीके से सेगमेंटेशन किया, हमने पहले ऐसे कस्टमर देखे जिनकी साल भर में तनख्वाह 50 लाख से ऊपर है, सेगमेंटेशन किया, फिर उनके हिसाब से हमने अपने रिलेवेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन किया और फिर उन्हें ऑफर किया, जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है फ्रेंड्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो सीआरएम जो है कस्टमर वैल्यू को इन्हेंस करता है, कस्टमर को रिटेंशन में मदद करता है और बैंक को प्रॉफिट भी देता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि अगर कस्टमर हमसे मल्टीपल प्रोडक्ट लेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी तो होनी ही है फ्रेंड्स। ओके, अब सीआरएम का इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए, अब अगर सही कस्टमर को हम सही प्रोडक्ट अगर ऑफर कर पाएंगे फ्रेंड तो सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ बैंक बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड यूजेज बिहेवियर एंड रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट एंड लाइकलीहुड ऑफ कस्टमर डिफेक्शन। तो कहने मतलब ये हुआ कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बैंक की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, बैंक कितना प्रॉफिट कमाता है कितना नहीं कमाता है, इस बात को डिसाइड करने में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है कस्टमर की लॉयल्टी। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है तो कस्टमर हमारा लॉयल रहेगा, हमारे साथ जुड़ा रहेगा और उसके जो है प्रोडक्ट के यूजेज के बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं और ये कस्टमर की कंप्लेंट को भी कम कर देता है, कस्टमर हमसे दूर नहीं जाता है, अलग नहीं होने की कोशिश करता है। तो कहने मतलब ये होगा कि हमारा जो बेसिक एम होना चाहिए वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है तो उस केस में एक तो वो हमारे प्रति लॉयल रहेगा, हमारे बैंक को छोड़कर नहीं जाएगा, हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करेगा। हाउसिंग लोन लिया है, एजुकेशन लोन भी लेगा, पर्सनल लोन भी लेगा, है ना, म्यूचुअल फंड भी परचेज करेगा, कार लोन लेगा, ये भी फायदा होता है और कस्टमर की कंप्लेंट भी घट जाती है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हमसे जो है हमारे बैंक में हमारे प्रति हमारे बैंक के प्रति कंप्लेंट क्यों ही करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीआरएम approach is likely to have an effect on customer satisfaction and customer knowledge for a variety of different region। ठीक है, तो अब सीआरएम अगर हम अच्छे से सीआरएम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका असर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर, कस्टमर के नॉलेज पर असर डालता ही डालता है। उनमें से पहला इफेक्ट क्या है, पहला रीजन क्या है, बैंक्स आर एबल टू कस्टमाइज देयर ऑफरिंग फॉर ईच कस्टमर। अब क्या होता है कि सीआरएम को इम्प्लीमेंट कर दिया जब आपने, तो हर एक कस्टमर के लिए अब आप जो है अपनी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं अब आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया जा सकता है, हम अगर कहना चाहें तो फ्रेंड्स। ओके, बाई एक्यूमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस कस्टमर इंटरेक्शन एंड प्रोसेसिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू डिस्कवर हिडन पैटर्न, सीआरएम एप्लीकेशन हेल्प बेटर कस्टमाइज देयर ऑफरिंग टू सूट द इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ देयर कस्टमर। अब हो क्या रहा है कि जितनी भी कस्टमर ने जब जब हमसे इंटरेक्शन किया है, कभी फ़ोन किया उसने, कभी ईमेल किया उसने, कभी सोशल मीडिया पर हमारे बारे में कुछ लिखा या कोई प्रोडक्ट की डिमांड की, हमारी वेबसाइट को विजिट किया या फिर उसने ब्रांच विजिट की, किसी भी तरीके से जो जब भी वो हमारे कस्टमर से इंटरेक्शन होता है फ्रेंड्स, ओके, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको हम गैदर कर लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें हिडन जो पैटर्न होता है फ्रेंड्स उसे डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाइंग पैटर्न को देखते हैं कि कस्टमर किस तरीके की चीज़ों को बाई कर रहा है, कहाँ पर ज़्यादा खर्चा करता है, क्या ये मूवीज़ देखने में ज़्यादा खर्चा करता है, बुक्स परचेज करने में ज़्यादा खर्चा करता है, या फिर जो है किसी और टास्क में। कुछ लोग हैं जो जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें स्विमिंग पसंद होती है, कुछ सिंगिंग पसंद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डिस्कवरी मतलब यहाँ पर खोजने की कोशिश करते हैं एक हिडन पैटर्न को। अब अगर कोई जो है स्विमिंग ज़्यादा पसंद करता है तो अगर उसको हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करें जो कि उसके लिए हेल्पफुल हो तो वो ज़रूर ही उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो हम हिडन पैटर्न को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उस हिडन पैटर्न के आधार पर हम जो है अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं जो कि उस कस्टमर को सूट मतलब उसकी कस्टमर की नीड को, इंडिविजुअल कस्टमर का जो टेस्ट है, उस कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको सूट कर पाए, ये चीज़ करने की कोशिश की जाती है। जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए फ्रेंड्स वो हो सकता है बैंक से रिलेटेड नहीं है पर कॉन्सेप्ट वही है, बैंक में भी वही बात लागू हो सकती
है जब अगर आप बैंक के प्रोडक्ट के नज़रिए से देखेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड की ही बात कर लें। अब अगर आपने देखा कि कोई कस्टमर आता है आपके पास में, वो आरडी खुलवाने की कोशिश कर रहा है, वो बोलता है कि हमें 2000 रुपये महीने की आरडी खुलवानी है। अब आपने क्लियर सा मतलब अब आप सोचिए ऐसे 10-20 कस्टमर 50 कस्टमर में बैंक अगर एनालिसिस करे कि कितने ऐसे कस्टमर जिन्होंने आरडी ओपन करवा रखी है, पता चलता है कि 1 लाख कस्टमर है जिन्होंने आरडी ओपन करवा रखी है। तो अगर इन कस्टमर्स को हम आरडी की जगह पर म्यूचुअल फंड ऑफर करें, तो हम ये बताएंगे कि सर आपको इसमें 8% रिटर्न मिल रहा है मान लेते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड पर आपको 23%, 12%, 18% रिटर्न मिलेगा। अगर इस तरीके से हम कुछ समराइज करें तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर जो है अपनी आरडी ना चला करके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो एक पैटर्न आपने हिडन पैटर्न ढूंढने की कोशिश की। आपने क्या देखा यहाँ पर, हमने एक डिस्कवरी की हिडन पैटर्न की और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया और उसे ऑफर कर दिया फ्रेंड्स। ओके, तो सीआरएम एप्लीकेशन आल्सो इनेबल फर्म टू प्रोवाइड टाइमली एक्यूरेटली प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट। तो सीआरएम एप्लीकेशन जो है कस्टमर को टाइमली और एक्यूरेटली जो है कस्टमर का जो ऑर्डर है, जो रिक्वेस्ट है, उसको प्रोवाइड करने में भी मदद करता है सीआरएम एप्लीकेशन। बोथ एन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कस्टमाइज एंड रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी ऑफ द कंजम्पशन एक्सपीरियंस इनहेंस परसीव्ड क्वालिटी व्हाइल इन टर्न पॉजिटिविटी अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब सीआरएम की वजह से क्या हुआ, हम एक तो हमारे अंदर में कस्टमाइजेशन की एबिलिटी आ गई है, दूसरा जो कंजम्पशन एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, जो कंजम्पशन एक्सपीरियंस मतलब कहने का जो कस्टमर हमारे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उस एक्सपीरियंस में वेरिएबिलिटी को कम किया जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि उसमें ज़्यादा चेंजेज ना आए, हमारा जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को बराबर जो है उसी तरीके से परचेज करता रहे, या फिर जो है हमारे प्रोडक्ट को बार बार जो है खरीदता रहे, लोन वगैरह लेते रहे, म्यूचुअल फंड वगैरह लेते रहे तक, और उसकी वो जो है क्वालिटी में हम कोई डाउननेस नहीं लाएंगे फ्रेंड्स। ओके, व्हिच इन टर्न पॉजिटिवली अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करती हैं। फर्दर मोर सीआरएम एप्लीकेशन आल्सो हेल्प फर्म मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप मोर इफेक्टिवली अक्रॉस द स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप इनिशिएशन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। इसके अलावा जो सीआरएम एप्लीकेशन होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, फर्म को कस्टमर की रिलेशनशिप को मैनेज करने में, इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता रहता है हर एक स्टेज पर, चाहे रिलेशनशिप की इनिशिएशन हो, शुरुआत हो, चाहे रिलेशनशिप को मेंटेन करना हो, और चाहे रिलेशनशिप हमारी किसी कस्टमर के साथ में टर्मिनेट हो रही हो, हर एक केस में सीआरएम एप्लीकेशन बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स जो है सीआरएम का इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो ओवरऑल सीआरएम जो है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। बाकी बातें तो इसमें हमने बहुत सारी समझी हैं, लेकिन जो कहानी है वो यही इतनी है। अब कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का फ़ायदा हमें क्या होता है फ्रेंड्स, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाती है। अगर हम उसके ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करें जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, तो वो हमारे प्रति लॉयल रहेगा, हमारे बैंक को छोड़ करके नहीं जाएगा। कस्टमर की कंप्लेंट घट जाती है। अब आपसे पूछा सकता है ना ये क्वेश्चन कि कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर की कंप्लेंट घट जाएगी, कस्टमर का डिफेक्शन नहीं होगा, हमें छोड़ करके नहीं जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगर हम सीआरएम अप्रोच को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएँ, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सीआरएम अप्रोच इज लाइकली टू हैव एन इफेक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर नॉलेज फॉर वैरायटी ऑफ डिफरेंट रीजन, है ना। तो सीआरएम अप्रोच जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करती है, उसके डिफरेंट रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि बैंक जो है हर एक कस्टमर के लिए, ईच कस्टमर के लिए कस्टमाइज ऑफरिंग करता है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है। जैसे जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उस चीज़ को ऑफर कर सकते हैं। अब इसमें ये ऑफरिंग कैसे की जाती है, कस्टमाइजेशन कैसे किया जाता है, तो सीआरएम एप्लीकेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, कस्टमर के जितने भी इंटरेक्शन होते हैं उस जानकारी को प्रोसेस करते हैं और उससे हिडन जो है पैटर्न डिस्कवर करते हैं, और उसी पैटर्न के आधार पर हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं और उस कस्टमर का जैसा टेस्ट है, जैसी नीड है, वो ऐसी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करते हैं ताकि उसकी नीड को वो सूट कर सके, उसके काम आ सके, प्रोडक्ट उसके लिए परफेक्ट हो। सीआरएम एप्लीकेशन जो है फर्म को टाइमली और एक्यूरेटली जो है कस्टमर के ऑर्डर और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में भी मदद करता है। अगर हमारे पास में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डेटा प्रॉपर होगा फ्रेंड्स, तो जो भी कस्टमर्स के ऑर्डर होंगे उसको हम टाइमली प्रोसेस कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं, हमने देखा कि इस टाइप के कस्टमर को ये वाले हाउसिंग लोन या फिर ये इस टाइप का कार लोन ज़्यादा पसंद आता है, तो अगर जिस टाइप का कार लोन या जिस तरीके की एफडियाँ उनको ज़्यादा पसंद आती हैं, तो हमें पैटर्न जब मिल गया तो हम प्रोसेसिंग भी, अब 1 लाख एक जैसे कस्टमर एक ही तरीके के पैटर्न वाले अगर हमें मिल गए तो हम 1-2 कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, तो धीरे धीरे हम मतलब उसके अब क्या बोलते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी और हम उस प्रोडक्ट को
मतलब आगे जो कस्टमर्स को ऑफर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में ऑफर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, अब जो CRM एप्लीकेशन होता है फ्रेंड्स, वो फर्म को कस्टमर के रिलेशनशिप मैनेज को अच्छे से मोर इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है हर एक स्टेज में, चाहे रिलेशनशिप की शुरुआत हो, चाहे रिलेशनशिप को मेंटेन करना हो, चाहे रिलेशनशिप की टर्मिनेशन हो, हर एक केस में CRM हेल्पफुल रहता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है ये कि CRM, अगर आप मान लीजिए कोई बैंक जो है अपने मतलब कोई बैंक जो है CRM इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसको अपने एम्प्लॉयों को ट्रेनिंग भी देनी होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी होती है। तो अब उसी के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो मैनी बैंक हैव इम्प्लीमेंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रेन एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज एंड इफेक्टिवली क्रिएट स्ट्रॉन्ग कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप। तो बहुत सारे बैंकों ने इम्प्लीमेंट किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि उनके जो एम्प्लॉय है उनको जो है ट्रेन किया जा सके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, और वो एक स्ट्रांग जो है कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप को, कस्टमर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें, इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉय हैव आल्सो बीन ट्रेंड, अब CRM में ट्रेंड किए ही जाते हैं, उसके अलावा उनकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो सोशल साइकोलॉजी में भी की जाती है और सोशल साइंस में भी की जाती है, ताकि वो कस्टमर की रिलेशनशिप को और अच्छे से समझ सकें, उसकी ज़रूरत को और अच्छे से समझ सकें, इसीलिए सोशल साइकोलॉजी भी उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। सोशल साइकोलॉजी लोगों के मन को पढ़ना एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, तो ये चीज़ जो है ट्रेनिंग के जरिए की जाती है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी एजुकेटेड टू वैल्यू रिलेशनशिप्स एंड ट्रेंड टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स प्रोफाइल। तो जो कस्टमर सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव होता है पर्सन, जो भी व्यक्ति कस्टमर सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी व्यक्ति कस्टमर को सर्विस दे रहा है, वो एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर के साथ में जो हमारी रिलेशनशिप है उसको वैल्यू दे, उसको महत्व दे, है ना एक तरीके से, और उसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो कस्टमर की एग्जिस्टिंग जो भी कस्टमर हमारे पास में ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनकी प्रोफाइल को अच्छे से समझ सके। अगर आप कस्टमर की प्रोफाइल, जो आपके कस्टमर है उसकी नीड को, प्रोफाइल को समझने का मतलब उसकी ज़रूरतों को समझना है ना, अगर आप वो चीज़ समझ गए तो आप सही प्रोडक्ट उसको ऑफर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, इवन द फाइनेंस एंड लीगल डिपार्टमेंट शुड अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज एंड बिल्ड रिलेशनशिप विथ कस्टमर। अब यहाँ पर जैसे कहा गया कि जो आपके सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं, कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव की को तो चाहिए ही चाहिए कि वो कस्टमर को समझें, उसके अलावा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो लीगल डिपार्टमेंट है, आपका जो लोन वगैरह डिपार्टमेंट है, और जो ये आपका कानून का डिपार्टमेंट है, इनको भी समझना चाहिए कि कैसे कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को बनाना है, मैनेज करना है, ये बात उनको समझ में आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है कस्टमर के साथ में अपनी रिलेशनशिप को मैनेज करें फ्रेंड्स। ओके, इसके लिए CRM में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सभी बैंक अपने कस्टमर्स को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो मैनी बैंक्स हैव इम्प्लीमेंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रेन एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज एंड इफेक्टिवली क्रिएट स्ट्रॉन्ग कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप। तो बहुत सारे बैंकों ने अपने एम्प्लॉयों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है, ताकि वो जो है मतलब उनको ये चीज़ें सिखाई जा सके उनके एम्प्लॉय को कि कैसे उन्हें कस्टमर के साथ में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनानी है। एम्प्लॉइयों को केवल CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ही ट्रेनिंग नहीं जाती है, बल्कि उन्हें ट्रेन किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में भी, लोगों को सोशल क्या नीड है उस साइकोलॉजी को भी समझने के लिए, और सोशल साइंस में भी ट्रेन किया जाता है, ताकि वो कस्टमर के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप, स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार रहें, समझे, नीड को समझें, ताकि रिलेशनशिप अच्छी हो। और रिलेशनशिप कैसे अच्छी होती है फ्रेंड, जो भी कस्टमर की नीड है अगर हम उसको फुलफिल कर पाएँ, हमारा बिहेवियर उसके साथ में अच्छा होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स उसके प्रति प्रॉम्प्ट होना चाहिए, जब भी उसकी जो नीड हो अगर हम उसको फुलफिल कर पाएँ, तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो कस्टमर सर्विस का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी व्यक्ति कस्टमर के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो है कस्टमर की रिलेशनशिप की, जो कस्टमर की वैल्यू, मतलब कस्टमर के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है उसको वैल्यू देनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे ट्रेनिंग मिली होती है, ताकि वो कस्टमर की जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनकी प्रोफाइल की उसे समझ होनी चाहिए। अगर आपके ब्रांच में कोई कस्टमर आता है, अगर आपको उसकी प्रोफाइल का नॉलेज है, तो आप उसको सही प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो केवल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, केवल वही नहीं, बल्कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कैसे हमारी कस्टमर के साथ में हमें रिलेशनशिप मैनेज करनी है, कैसे बिल्ड करनी है, इस बात की समझ, यानी कहने मतलब सभी को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर को सिर्फ जो है सर्विस ऑफर कर रहे हैं उन्हीं को ही होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, रिव्यूइंग प्रोसेस एंड डिजाइनिंग न्यू प्रोसेस। अब क्या होगा कि जैसे बैंकों में फ्रेंड्स जो है CRM कुछ बैंकों में पहले से ही है, लेकिन उतने अच्छे लेवल पर नहीं है, कुछ बैंकों में एकदम नहीं है और उनको नया सिस्टम डिजाइन करना होगा।
तो वही कहना है कि अगर है तो रिव्यूइंग प्रोसेस, रिव्यू करिए अपनी जो प्रोसेस है, और अगर उसकी जगह पर डिजाइन करिए नई प्रोसेस को। सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात हो रही है फ्रेंड्स। ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, बैंक दैट डू नॉट हैव वेल डिजाइंड एंड लॉजिकल प्रोसेस कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर गोल्स। तो अगर जो बैंक जिनके पास में वेल डिजाइंड और लॉजिकल प्रोसेस नहीं होती है, जिन्होंने अच्छे से डिजाइन की हुई प्रोसेस नहीं रखी हुई है, वो बैंक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं अपने टारगेट को, गोल को अचीव करने में। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, जो बैंक होते हैं उनमें हायरार्की होती है। आप देखिए, आपके पास में एमडी होते हैं, एमडी एंड सीईओ होते हैं, उसके बाद में आपके ईडी होते हैं, ईडी के बाद में आपके जीएम वगैरह होते हैं, जीएम के बाद में रीजनल हेड होते हैं, रीजनल हेड के बाद में फिर ब्रांच के हेड होते हैं, ब्रांच के हेड में भी कई स्केल के हेड होते हैं। तो ये हायरार्की क्यों बनाई गई है? वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि एक वेल डिजाइंड प्रोसेस है यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, अगर ऐसा ना हो, हर आदमी जो है, अगर हर मैनेजर की आपकी डीलिंग सीधे अगर एमडी के साथ ही होने लगे, तो एमडी कहाँ तक हैंडल करेगा? हर ब्रांच में मान लीजिए आपकी 1 लाख ब्रांचें, 2 लाख ब्रांचें, और 2 लाख ब्रांचों के मैनेजर सीधे एमडी से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे, तो हायरार्की नहीं मेंटेन रह जाएगी। तो इसीलिए हर बैंक, जो बैंक जिसमें वेल डिजाइंड जो है प्रोसेस नहीं है, जहाँ पर लॉजिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है फ्रेंड, वो अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर सकते हैं, कोलैप्स कर जाएंगे, मतलब बैंक जो है दिवालिया हो जाएगा। दे शुड डिफाइन देयर बिजनेस गोल्स एंड इवेल्युएट देयर सीआरएम प्रोसेस टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड टू फिट देयर नीड। तो अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें दे शुड डिफाइन देयर बिजनेस गोल, उन्हें अपना बिजनेस गोल डिफाइन करना चाहिए कि हम क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और इवेल्युएट, अपना इवेल्युएशन करेंगे अपनी सीआरएम प्रोसेस का। सीआरएम प्रोसेस को देखेंगे कि हमारी जो सीआरएम करंट में प्रोसेस है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, वो क्या ठीक है? अगर नहीं ठीक है तो इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो इम्प्रूव करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ताकि वो उनकी ज़रूरतों को फुलफिल कर सके सीआरएम प्रोसेस। अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी, अब इसके लिए क्या करेंगे? जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अगर वो पर्याप्त नहीं है तो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे उसकी जगह पर। तो अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी इज आल्सो हेल्पफुल बिकॉज यूजिंग सीआरएम सिस्टम रिक्वायर्ड चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज बिजनेस रूल्स, डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर आपको सीआरएम इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होगा। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे आपका जो सीआरएम सिस्टम था, मैंने शुरुआत में अगर आपने लेक्चर देखा है तो उसमें यहाँ पर बात हुई थी सीआरएम के केस में कि हो क्या रहा था कि डेटा अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था। सीआरएम ने क्या किया? इन्फॉर्मेशन को एक जगह ले आया कि सारी जानकारी एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो अब पहले अलग अलग जगह पर लोन डिपार्टमेंट के पास लोन वाला डेटा है, एफडी वाले के पास एफडी वाले का डेटा है, आपका केवाईसी के पास केवाईसी का डेटा है। तो क्या हुआ कि हर एक के पास डेटा अलग अलग पड़ा हुआ है, लेकिन अब सारा डेटा एक जगह सीआरएम के तहत अगर आपको लाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। वही कह रहा है कि यहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने पड़ेंगे, और नई टेक्नोलॉजी आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी, जैसे नए बिजनेस रूल्स बनाने, नए डेटाबेस यूज करने पड़ेंगे, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, तभी जाकर के आप जो है सीआरएम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा खास है नहीं। रिव्यू प्रोसेस एंड डिजाइनिंग न्यू प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आपकी जो सीआरएम की प्रोसेस है, आप उसको चेक करिए कि वो आपको जो आपका बिजनेस गोल है उसको अचीव करने में फ़ायदा कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसको इम्प्रूव करिए फ्रेंड्स। ओके, और अगर ज़रूरत पड़े तो नई टेक्नोलॉजी का यूज करिए। और सीआरएम अगर आपको सिस्टम अप्लाई करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए डेटाबेस, नए बिजनेस रूल्स बनाने पड़ेगा, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।